अच्छा जी, अभी हमारे पास तैयार है जो कि बेसिक रेसिपी से हमने बनाया है और इसके ऊपर ही हम जो है विपिंग क्रीम यूज़ करेंगे और साथ ही आपको जो है ग्लेजिंग वगैरह कर दिखाएंगे। एक होता है लेपर्ड इफेक्ट जो कि आप लोग अक्सर देखते हैं गनाश के केक्स के ऊपर, बहुत अच्छा सा जैसे लेपर्ड के ऊपर एक इफेक्ट होता है उस तरह का इफेक्ट बनता है अलग अलग कलर्स के साथ, हम वो करेंगे। और जो हमारा मिल्कीज़ फूड का अपना फॉन्डेंट अभी न्यू लॉन्च हुआ है और ये बहुत जल्द आपको बेक हाउस से मिल सकेगा, इसके साथ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कूलिंग भी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हमने इसको ऐसा रखा है कि हम इसका यूजेज आपको बता सकें कि जब आप गर्मियों में काम करते हैं तो फॉन्डेंट को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है और बारिशों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम करता है। तो हमारी ये कोशिश है कि वैसे तो शुगर पेस्ट है, क्योंकि चीनी घर में भी जो आम तौर पर हमारे पास चीनी रखी होती है बारिशों में उसके अंदर भी नमी आ जाती है, आप देखते हैं कि वो आपस में जो जुड़ जाती है। तो चीनी का ये एक सिंपल सा फिनोमिना है कि वो जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम अपने फॉन्डेंट को इस चीज़ से काफ़ी हद तक प्रिवेंट करें। तो शेफ रशीद जो है अभी तक ये 4 कलर हमारे पास मौजूद हैं, इसके साथ आपको जो है फ्लावर मेकिंग वगैरह और केक कवरिंग सिखाएंगे और मैं यहाँ पे क्रीम का काम करूँगा और साथ ही लेपर्ड इफेक्ट केक बनाऊँगा। और ये जो हमारे डेकोर सॉसेस हैं इनके साथ हम ग्लेजिंग करेंगे केक्स की, ठीक है। और हमारे पास कोई बिगिनर एक दो आ जाए ताकि हम उनको भी गाइड करते हैं साथ साथ। अच्छा, आप लोगों के पास जो हैंड बीटर्स होते हैं इसमें आपको बाउल ऐसा लेना है जो कि डीप बाउल हो, ऐसा ना हो कि बहुत चौड़ा बाउल ले लें और उसमें थोड़ी सी क्रीम अगर आपने ज़्यादा भी डाल दी, चौड़े बाउल के अंदर क्रीम बहुत थोड़ी रहेगी और वो बीटर्स के अंदर आएगी ही नहीं। हैंड बीटर के अंदर आपको यही मुश्किल आती है, आप जब भी बाउल लेते हैं तो छोटा बाउल लीजिए जिसके अंदर क्रीम विस्क के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। अब यहाँ बाउल की शेप आप देख सकते हैं, क्रीम का जो बाउल है नीचे से कितना कम चौड़ा और ऊपर आते आते वो चौड़ा हो रहा है, इसीलिए ताकि वो क्रीम अच्छे से उसके अंदर वॉल्यूम आ जाए। 20% तकरीबन हम इसके अंदर बाउल का क्रीम को डालेंगे। क्रीम को हमें हमेशा जो है रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र में रखना है अगर हमें लंबे वक्त के लिए रखना है, और अगर हमें जो है इस्तेमाल करना है 2 से 3 दिन के अंदर तो हम बॉक्स पे क्रीम को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे और जब यूज़ करना होगा निकालेंगे, शेक करेंगे और उसके बाद हम इसको विप करेंगे। गर्मियों में थोड़ी सी आइस क्रिस्टल्स के साथ क्रीम को विप कर लें और जब मौसम अच्छा हो, ठंडा हो तो फिर लिक्विड क्रीम को विप करें। अगर ज़्यादा ठंडी क्रीम आपने विप करी तो वो वक्त के साथ साथ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जब क्रीम ज़्यादा ठंडी होती है तो वो मेल्ट होने लगती है। अभी मैं इसे स्लो स्पीड के ऊपर विप करूँगा और जब ये अच्छे वॉल्यूम पर आ जाएगी तब मैं इसकी रफ्तार बढ़ाकर जो है क्रीम को टाइट कर लूँगा जितना मुझे टाइट चाहिए। स्पंज की रेसिपी जो है सिंपल है, यानी कि जितने अंडे होंगे, अगर हमने 4 अंडे लिए तो 1 अंडे के हिसाब से हम 25 ग्राम चीनी और 25 ग्राम मैदे को जो है वो बैलेंस रखते हैं। अब इसकी वजह क्या है कि 1 अंडे का वजन तकरीबन 50 ग्राम के करीब होता है नॉर्मल अंडे का वजन। अगर छोटा होगा तो थोड़ा सा कम भी हो सकता है, बड़ा होगा तो ज़्यादा भी हो सकता है। यही प्रॉब्लम आती है जब आप बड़े केक बनाते हैं, 20 अंडे का केक बना रहे हैं, कोई बड़ा केक बना रहे हैं, आपके पास ऑर्डर आ गया तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप एग्स का वजन नहीं करते और आपने बड़े अंडे यूज़ करें तो 10-10 ग्राम करके वो आपकी रेसिपी में 4-4, 5-5 अंडे ज़्यादा हो जाते हैं और चीनी और मैदा कम रह गया, फॉर्म ज़्यादा बन गया जिसकी वजह से केक डेंस हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम आती है अक्सर लोगों की। तो हमें क्या करना होता है कि ऐसे में या तो आप बैटर की कंसिस्टेंसी को देखते हुए मैदा बढ़ा देते हैं बाद में, और अगर अभी आपको इतना नहीं आया है तो फिर आप जो है एग्स का वजन कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर 200 ग्राम अंडे, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम मैदा। और यहाँ पे फ्लेवर एसेंस डाल दिया जाता है, इसके अंदर कोई हमें लीवनिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ना कोको बटर यूज़ हो रहा है और ना कोई प्यूरी वगैरह हम डाल रहे हैं इस केक के अंदर। सिंपल वनीला केक है ये। अगर आप इसके अंदर कोको पाउडर यूज़ करेंगे तब आपको इसमें बेकिंग पाउडर डालने की नीड होगी। अच्छा, कोको पाउडर के साथ एक मसला और आता है, जब भी बिगिनर्स केक बना रहे होते हैं उनका बैटर बहुत थिन हो जाता है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है? केक अच्छा राइस नहीं होता, रबड़ जैसा हो जाता है, होता है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, कोको पाउडर होता है ऑयल बेस्ड, ठीक है, और बिल्कुल ये खुश्क होता है, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता। इसी वजह से वो जैसे ही आप केक के अंदर डालते हैं अपने बैटर में, वो मॉइस्चर को सक कर लेता है और आपका मॉइस्चर सक करने की वजह से बैटर आपका काफ़ी थिन हो जाता है। ऐसे में आप क्या करें, कोको पाउडर को ऑयल में डाइल्यूट करके डालें, थोड़ा सा 3-4 टेबल स्पून के साथ उसको डाइल्यूट कर लें, उसके बाद बैटर में डालें। और तकरीबन 2 पाउंड के केक में 2 ग्राम तक बेकिंग पाउडर काफ़ी है उसे राइस करने के लिए। अब यहाँ क्रीम अच्छे वॉल्यूम पर आ गई है। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा और क्रीम को जो है विप कर लूँगा जितना मुझे विप करना है। अब यहाँ क्रीम जो है वो विप हो चुकी है। मैं देख लेता हूँ कि क्रीम अभी कितनी स्टेबल है। यहाँ क्रीम हमारे पास विप हो चुकी है, आप भी फील कीजिएगा इसके ऊपर। आप लोग घर में कितना क्रीम विप करते हैं? कोई हेडल आता है क्रीम विप करते टाइम? हाँ, बटर क्रीम या गनाश। कोई भी परेशानी होती हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप पहले यानी बटर क्रीम से
अच्छा, आप लोग जब गर्मी में काम कर रहे हो ना, यानी कि एसी नहीं है और आप काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एसी में रखने वाली चीज है, फॉन्डेंट पे भी जो है आप एसी में काम करें तो आपको बेहतर काम देगा। बारिशों के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तो आप अगर एसी वाले रूम में काम करेंगे, क्योंकि एसी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो वहाँ आपको जो है वो एनवायरनमेंट काफी कंट्रोल मिलता है और उसमें आप फॉन्डेंट का बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। वरना बारिशों में ये मेल्ट होने लगेगा, आप काम कर रहे होंगे और वो हाथों में मेल्ट होने लगेगा। तो क्रीम के काम में भी हमें ऐसे ही करना होता है। लेकिन अगर आपने क्रीम को व्हिप करा और उठाकर फ्रिज में रख दिया है, थोड़ी थोड़ी क्रीम ला रहे हैं और अपने केक पर काम कर रहे हैं, तो कोई मुश्किल नहीं आने वाली। अक्सर लोग जब कलर मिलाते हैं क्रीम थिन हो जाती है, होता है। आप लोग सवाल ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे जो भी सवाल हैं आप लोग करें, ठीक है, हो सकता है कुछ सवाल मेरे ध्यान से रह जाए। अच्छा जी, अब अगर आप जो है वो कलरफुल केक बनाने वाले हैं, तो अक्सर आप लोगों से जो गलती होती है, आपने पूरा केक बनाया और आप लोग जो है टाइम भी लगाते हैं बहुत सफाई से काम करने के लिए, उसमें टाइम लगता है, आधा घंटा लग जाता है क्रीम को व्हिप करने के बाद बाहर रखी हुई है। इतने टाइम क्रीम को बाहर नहीं रखा जा सकता। रूम टेम्परेचर पे क्रीम आने के बाद वो फिर नरम होने लग जाएगी अगर आपने उसमें कलर्स डाले। आपको करना क्या है कि आपने क्रीम को उठा के फ्रिज में रखना है, थोड़ी थोड़ी क्रीम लानी है, अपने केक पर काम करना है। आखिर तक भी जो क्रीम आपको चाहिए होगी कलर मिलाने के लिए, वो ठंडी ही मिलेगी। उस टाइम पे आप उसमें कलर डालेंगे तो क्रीम नहीं होगी, वो स्टिफ हो जाएगी। हर वो चीज जो कि फ्रिज में ठंडी हो जाए, जो है ना, हाँ, नीचे भी ताकि जरा जगह बन जाए ना, पत्तियां बनाए। ये हमें यहाँ मैंने कोर्स कहाँ से किया? ये यहाँ अंगूठा रखा, अच्छा नहीं लगता, बताना यूं किया, कभी बाद में बताऊंगा। ये बन गई गुलाब की पत्ती, ठीक है। अच्छा जी, शेफ साहब यहाँ पर जो है फ्लावर बनाना सिखा रहे हैं और बहुत ही इजी टेक्निक। जब भी गर्मी वगैरह में आप काम कर रहे हो, अब यहाँ इनको कॉर्नफ्लावर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मिल्की स्पून के फॉन्डेंट पे रेड कलर के साथ ये जो है छोटी छोटी इन्होंने बॉल्स बनाई हैं और ये प्लास्टिक बैग के अंदर इन्होंने इसको जो है नीट करा है। इसके एजिस को जो है बहुत बारीक सा कर लिया, आप देख सकते हैं। और ये फ्लावर्स को स्टैंड कर रहे हैं। शेप देने के बाद शेफ साहब जो है टेबल पे रख रहे हैं पेटल को और बाद में इनको जोड़ देंगे। जहाँ हम केक को कटिंग कर लेते हैं जी, कौन केक कट करके दिखाएगा हमें? थोड़ा सा ये मैं कर लूँ ना इतनी देर में, ये आगे आप इसको समझें फिर मुझसे सवाल करना, ठीक है। यानी बीच की जो, अब यहाँ आपको सिर्फ नाइफ को चलाना है, अंदर आप इंसर्ट नहीं करें, वो खुद जाएगी। अब किसी को हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत स्मूथ सीधा उठाया, वरना केक क्रम्स निकलेंगे, ठीक है। नाइफ को आगे पीछे मूव करवाए ना, खुद ही काट देगी, वो मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, इसके ऊपर क्रीम लगाइए। आपको भी कितना आता है? आप केक वगैरह बना लेती हैं? ये फालतू हम उतारते हैं। अच्छे केक बना लेती हैं, खूबसूरत, या बस घर में चलने के लिए? मैं 20 बार बताऊंगा, आप पहले ये इसको देखें जो मैं कह रहा हूँ ना, उसको समझने की कोशिश। केक को सोक कीजिए। केक को कितना सोक करना है? बन गया, ठीक है। अक्सर आप लोगों का सवाल होता है कि एक केक के लिए कितना सीरम लिया जाए वजन के मुताबिक, या इसका अंदाज़ा किस तरह करें? जी, ये हमारे पास सिंपल मिल्क से भी कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क और वाटर को मिला सकते हैं, या कंडेंस मिल्क और होल मिल्क को मिला सकते हैं आपस में। बहुत अच्छा सा इन्होंने सोक किया। एक दफ़ा अच्छे तरीके से केक को सोक कर लेते हैं, उसके बाद उसको मज़ीद जो है सीरम नहीं देते हम। इससे ज़्यादा सीरम दिया तो ये बाद में निकलना शुरू हो जाएगा। शेफ नाइफ बिल्कुल बना सकते हैं। मैं जितने भी फॉन्डेंट के केक्स बनाता हूँ, बड़े भी होते हैं, उसमें करैक्टर केक भी होते हैं, मैं यही स्पंज यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो फैटलेस नहीं होता है। ये इसको लो फैट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक योग मौजूद है, एक योग के अंदर भी फैट मौजूद होता है। बहुत अच्छा बनेगा उससे तो। असल में देखें, स्पंज से ज़्यादा जो डिपेंड करती है ना, वो आपकी फ्रोस्टिंग के ऊपर होता है कि फ्रोस्टिंग क्या फ्रिज में जाके हार्ड हो भी रही है या नहीं हो रही। अगर वो हार्ड हो ही नहीं रही है तो फिर वो मॉइस्चर छोड़ेगी और ना आप केक के ऊपर साफ काम कर सकेंगी फॉन्डेंट से, और ना वो उसके ऊपर रुकेगा। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद फॉन्डेंट नीचे आने लगेगा। अब यहाँ एक लेयर देखेंगे, अच्छा यहाँ हमें ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो टाइम लगेगा हमारा, ये टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो दूसरी लेयर आ जाएगी। यहाँ एक सिंपल सी एक लेयर देनी है, उसके बाद दूसरा केक आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे लिया है, ऐसे लिया है ज़्यादा बेहतर है। वैसे हम जो करते हैं ना, हम ऊपर वाली लेयर हल्की सी हटा देते हैं, और अगर आप ना भी हटाना चाहें तो केक को आप जो है अपसाइड डाउन करके रख दें, क्योंकि बीच वाली लेयर का इतना प्रॉब्लम नहीं आता। वो बड़ी शेफ नाइफ जो होती है, पाइनएप्पल वगैरह डाल सकते हैं। हम तो आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं ना, इसलिए सिंपल क्रीम के ऊपर ही हमने इसको बनवा दिया है। ये भी मैंने उसी तरह से ना पेपर में करते हैं ना, तो दोनों जैसे वो बनाया था, ये मुझे कट करके दिखाएं। इसकी 2 लेयर करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसके ऊपर आप फ्रॉस्टिंग शुरू कर दें। ये हटाएं बोतल, पहले क्रम कोट करेंगी। आप काम करती हैं, क्रम्स आते हैं? क्यों आते हैं? उसकी वजह, मैं वो ना क्रम कोट की नीड ही नहीं है।
मैं करके दिखाऊंगा तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। थोड़ा आप रास्ता पहले देना। ट्राई करें, मैं आपको समझाता हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बिना गरम कोट की आपसे अच्छी रोस्टिंग हो जाए। केक की रेसिपी 2 पाउंड के केक के लिए हमने 3 अंडे लिए हैं। इसमें 75 ग्राम चीनी जाएगी। चीनी के साथ उसको व्हिप कर लिया जाएगा, ठीक है। अच्छे से व्हिप हो जाएगा। जब आप बीटर को उठा के देखें मिक्सचर रुक रुक कर गिरने लगा, इसका मतलब है अच्छा व्हिप हो गया है। उसमें फ्लेवर एसेंस चला जाएगा, जो भी आप डालना चाह रही हैं, वनीला एसेंस वगैरह। और इसके अंदर 75 ग्राम मैदा जाएगा। मैदे का आप ये देख लीजिएगा कि अच्छी क्वालिटी का मैदा हो। ऐसा ना हो कि वो कोई लोकल आपने मैदा ले लिया जिसमें ग्लूटेन भी पूरा नहीं है और उसमें स्टार्च भी निकाल लिया गया है, क्योंकि मैदे का भी ठीक होना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैदे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आपने सब कुछ कर लिया और फिर भी केक आपका डेंस हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो है शॉपकीपर्स बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखते इन चीज़ों का। जैसे कि अंडे, सबसे ज़्यादा अंडों के साथ जो है वो गलत हो रहा है, वो धूप में रखे हुए और शॉपकीपर को इतना नहीं हो रहा है कि आगे अंदर रख ले। ये पेट्रोल तो रख देना, ये बड़ी एक प्रॉब्लम है। आप लोग देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में जो शेफ लोग काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे अक्सर हमें देखने को मिलता है, वो हाथ से ही जो है उसकी एक जो गलत कर लेते हैं अंडे की। और हम अक्सर करते हैं तो वो अंडा पहले से ही टूटी भी निकल रही होती है। ये नहीं थी। जब एग्स के अंदर ही पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो क्या आपका इसमें अच्छा बनेगा। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे में कि आप एग्स को रेफ्रिजरेटर में रखें और रेफ्रिजरेटेड एग्स यूज़ करें। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि बेकिंग के अंदर तो हमेशा ये कहा जाता है कि आप जो रूम टेम्परेचर के एग्स को यूज़ करें, तो वो वहाँ के लिए बात हो रही है, यहाँ के लिए नहीं हो रही है। हमारे रीजन के अंदर गर्मी और इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है कि मिस हैंडलिंग कहाँ कहाँ हो रही है। रेफ्रिजरेटर से निकाले हुए एग यूज़ करेंगे। विपिंग वाली जो भी चीज़ें होती हैं, अगर वो अच्छी ठंडी होंगी तो उसमें विपिंग बहुत अच्छी होने वाली है। अब ये मैंने क्या किया है कि केक बोर्ड पे से जो क्रम्स थे वो उठा लिए हैं और साइड पे जो क्रीम लेयर से निकल रही थी उसको मैंने प्लेन कर दिया। जिसमें जान आगे आप इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग कैसे करेंगी देखें। अब यहाँ जहाँ इसको पकड़िए, केक टर्न टेबल को इस तरीके से नाइफ चलेगी। अब टर्न टेबल को धीरे धीरे घुमाएं, घुमाएं उस तरफ घुमाएं। मेरा हाथ सीधा है ना, दिखाएं, घुमाती जाए आप। इस तरीके से आपने इसको ऊपर से बिल्कुल लेवल कर दिया। आप घुमाएं टर्न टेबल, तेज घुमाइए, तेज घुमाइए, तेज घुमाइए। यहाँ से आ रही है, वहाँ से पता नहीं। इसके नीचे आप गीला करके टिश्यू लगा लीजिए। ये यहाँ से ये बारीक होना चाहिए बस, क्योंकि इसकी जड़ मजबूत ऊपर है से ना। प्लेन हो गया। अब इसी तरीके से इतनी ही लेयर आपको जो है वो साइड पे चढ़ानी है और केक की बेस तक नहीं पहुंचना है। क्रीम लीजिए नाइफ की अगले वाले हिस्से पर। अब थोड़ी थोड़ी क्रीम नाइफ की नोक पर आप लेकर इसको स्प्रेड कीजिए। जब तक ये क्रीम नहीं लग जाएगी आप नाइफ को आगे नहीं लेके जाएंगी। अक्सर ऐसा होता है क्रीम है नहीं नाइफ पे और हम ये देखें, ये गलती है। क्रीम है ही नहीं और आप आगे जा रही हैं। इस तरह क्या होगा, नाइफ क्रम्स को पकड़ लेगी, केक आपका प्लेन नहीं है। देखें ये नीचे से क्या हो रहा है, नीचे से केक आपका जो है अंदर की तरफ है और ऊपर से बाहर की तरफ है। अब क्या करेंगे, ये क्रीम बहुत है, दिखाएं मैं करके दिखाऊं। क्रीम ये बहुत है, ये यहाँ रख के महसूस है करें क्या हो रहा है। जब तक आपका हाथ सीधा नहीं होगा तब तक जो है वो क्रीम प्लेन नहीं लगेगी केक के ऊपर। हम समझते हैं क्रीम कम है इसीलिए आप लोगों का एक एक किलो की क्रीम के अंदर 2 केक ही बन पाते हैं। एक केक बनता है बहुत से लोगों का, तो क्रीम ही बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। अब जहाँ जहाँ ये केक ऑन नहीं लग रहा वहाँ क्रीम कम है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने नीचे थोड़ी सी क्रीम कम लगाई है। अब रुकिए, जब तक डिज़ाइन नहीं बन रहा तब तक इसको जोड़ के रखेंगे सिर्फ और अभी से हटा लेंगे। जब तक कॉम से डिज़ाइन नहीं बन गया तब तक मैंने इसको सिर्फ केक के साथ अटैच रखा है। आप देख सकते हैं ज़्यादा क्रीम नहीं उतारी है, सिर्फ क्रीम को प्लेन किया इसके साथ जितना हो सका। अब इसके साथ हम जो है क्रीम को ऊपर से बराबर करेंगे, करके दिखाएं एजिस कैसे बनेंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जितनी एक्स्ट्रा क्रीम होगी उतनी ही नाइफ उठाएगी। अगर नाइफ आपकी सही बैलेंस है, आपकी नाइफ थोड़ी सी ऊपर जा रही है, वो खड़ी है, अभी ठीक करके दिखाते हैं। नहीं, अब ये करने की नीड नहीं है। अब आपने ऐसा किया ना तो एजिस से क्रीम बाहर आ जाएगी यहाँ से। अब ये मैं प्लेन करके दिखा देता हूँ, पकड़िएगा, अभी करके दिखा देते हैं। अब जैसे कि काम करते करते क्रीम गर्मियों में कर्डल होने लगती है, थोड़ा सा जो उसका टेक्सचर रफ होने लगता है, तो ऐसे में आप अनविप क्रीम डाल सकते हैं और ठंडा पानी डाल सकते हैं इसको सेट करने के लिए। अगर हमें ज़्यादा फटी फटी क्रीम लगेगी तो हम ऐसा कर लेंगे। और जब आप केक पर काम कर रहे हैं, बड़ा केक है, तो ऐसा होगा कि जब तक आप केक को फाइनल लुक देंगे तब तक ऊपर वाली क्रीम थोड़ी ड्राई हो जाती है और जब आप नाइफ से उसको प्लेन करते हैं वो नाइफ को पकड़ते हुए जाती है और रफ हो जाता है ऊपर वाला जो भी आपके केक की टॉप होती है। तो ऐसे में आपको नाइफ को सीधा करना है और उसके बाद नाइफ को लेना, उसके ऊपर से गुजारना है। ये ठीक नहीं है, थोड़ी और क्रीम डालें। और आपका स्पंज नज़र आ रहा है, स्पंज भी नज़र नहीं आना चाहिए। यहाँ शेफ साहब ने 2-3 किस्म के फ्लावर बनाना सिखा दिए और ये बड़ा आसान तरीका है। अब यहाँ क्योंकि आप देख रहे हैं अभी गर्मी भी हो रही है, हमारे पास यहाँ लोग भी ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आप लोगों को फॉन्डेंट हैंडल करने में कैसा लग रहा है? अब इनको ही मौका दे दें इसी तरीके से, ये जुड़ गए। अब जब और लोग भी यहाँ याद से हम करेंगे। इसको
दबाएंगे तो खुद ही खुल ये जाएगा। ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं आपको एक दफ़ा केक पूरा कवर करके दिखा रहा हूँ, आपने फिर वैसे ही करना है। नीचे से खुल गया। इस तरफ आ यानी जाइए ये थोड़ा और लंबा हो जाए ना, किस तरफ आ जाए? खूबसूरत बनता है, इतना बड़ा बन जाए। और जो क्रीम मैंने नीचे रखी थी उसको भी मैं सेट करके दिखाता हूँ। नहीं अब यहाँ मैं अनविप क्रीम डालने वाला हूँ क्रीम के अंदर। ये क्रीम थोड़ी ज़्यादा स्टिफ हो रही थी, ये बाहर गर्मी में रखे यूँ यहाँ गोल करें, बस इतना, गोल जितने करके की नीड होगी उतना। इसको मिक्स उंगलियों से कीजिएगा। दबा लें। जब गर्मियों में काम करेंगे, हाथ में ज़्यादा रोकेंगे फॉन्डेंट को, तो कोई भी फॉन्डेंट होगा वो नरम होगा। फॉन्डेंट के काम के लिए आपको 25 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर चाहिए होता है, और यहाँ अभी 30 होगा तकरीबन, और उस पर भी अगर फॉन्डेंट का काम हो पा रहा है तो ये एक बड़ी बात है। अब यहाँ मैंने ये क्रीम सेट कर ली है जो मैंने पहले रखी थी नीचे, जो कि कर्डल होने लगी थी, और इसके साथ मैं आगे फ्रॉस्टिंग करूँगा। ठीक है जी, ये मैंने केक जो है वो प्लेन फ्रॉस्टिंग कर दी है इसकी। अब मैं इसको फ्रीज में रखूँगा, अंदर वाली इसके ऊपर गनाश डालने के बाद वो लेपर्ड इफेक्ट का काम करेंगे हम, जो कि मैंने पहले बताया था आपको। अच्छा, इसके लिए हमारे पास न्यूट्रल ग्लेज है, जो कि मिल्कीज़ फूड का न्यूट्रल ग्लेज है, बेक हाउस पे सेल होता है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। मिरर ग्लेज की कई काइंड्स होती हैं, उसमें से एक जो है वो न्यूट्रल ग्लेज भी है। इसके साथ भी आप मिरर ग्लेज वाला काम ले सकते हैं। ये केक हम फ्रीज़र में रख देंगे। जेलेटिन पाउडर जो होता है इसकी ब्लूम पावर होती है, और ये अलग अलग ग्रेड्स के ऊपर आपको मार्केट से मिल जाता है। आमतौर पे छोटी पैकेट के ऊपर ये नहीं लिखा जाता कि उसकी ब्लूम पावर क्या है, ब्लूमिंग पावर क्या है। किसी भी कंपनी का आप ले लें, ब्लूमिंग पावर नहीं लिखी जाती। लेकिन अगर हम बात करते हैं जेलेटिन शीट की, तो जेलेटिन शीट जो है ये हाई ग्रेड जेलेटिन होता है। इसमें स्मेल भी नहीं होती और ये ऑर्डरलेस होता है। ना इसका फ्लेवर आएगा आपको, ना इसमें कोई कलर आएगा, और इसके साथ जो है आपको हमेशा एक जैसा रिजल्ट मिलने वाला है। जेलेटिन पाउडर में भी होता है, लेकिन जेलेटिन पाउडर अगर आपको लेना है तो किसी अच्छी कंपनी का, जैसे कि आप बेक हाउस का बाय कीजिए, जिसके अंदर आपको हमेशा एक जैसा रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर भी वही टेक्निक है। यहाँ से देखिए, ये मेरी नाइफ चल रही है। आम आदमी को लगेगा मैं सिर्फ नाइफ को हिला रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं प्लेन करता हुआ आगे लेके जा रहा हूँ। जितना नाइफ मेरी आगे जा रही है वहाँ तक केक प्लेन है। ये देखें। अब तकरीबन हमारे पास आधा घंटा है। इस आधे घंटे के अंदर ही हम जितना काम कर सकते हैं कर लेंगे। यानी कि मैं इसके बाद अब गनाश वाला केक ले आऊँगा, जो मैं करना चाह रहा हूँ, और साथ ही 1-2 फ्लावर बनाना सिखा दूँगा। अब ये बीच में से देखिए, केक में क्रीम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम लगाइए और नाइफ को मूव करवाएं। ये केक जल्दी से रेडी करें। इसके ऊपर मैं डेकोर सॉस से ग्लेजिंग करूँगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मिरर ग्लेज की कुछ हमारे पास इस तरह के आसान काम भी आ गए हैं, जिनसे वो काम लिया जा सकता है जो कि मिरर ग्लेज का अपना काम है। ये हमारे सॉस के साथ भी लिया जा सकता है। जब भी आप फॉन्डेंट का काम करें, अगर आप मार्बल पे करेंगे तो उस पर काम फिर और अच्छा होगा एसएस वगैरह की टेबल से, क्योंकि मार्बल थोड़ा ठंडा रहता है इसकी निस्बत। ये गर्मी में जो है गर्म हो जाती हैं, और फिर भी माशाल्लाह शेफ़ साहब ने बहुत अच्छा काम करा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं केक के ऊपर जो है डेकोर सॉस डालूंगा। केक को ठंडा कर लें तो अच्छा है। और अगर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कितना स्टैंडेबिलिटी है हमारे सॉस के अंदर, मैं यूज़ करूँगा और वो केक के ऊपर स्टे भी करेगा। जब आप एक दफ़ा सॉस वगैरह यूज़ कर लें, उसके बाद इसको फ्रिज में रखें। जितना सॉस इसके ऊपर से बहना होगा वो थोड़े टाइम तक बहेगा। 10-15 मिनट के बाद आप इसको एक दफ़ा और साफ़ करेंगे केक बोर्ड को, और केक को फ्रिज में रख देंगे। जब भी कोई भी ग्लेजिंग के आप केक देखेंगे, उसके साथ नीचे जो है या फॉन्डेंट का कोई बॉर्डर लगाया जाता है, या ड्रॉप्स वगैरह कुछ भी लगाए जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ जो है वो सॉस अगर मज़ीद थोड़ा सा नीचे भी आता है तो वो ड्रॉप जो है उसको रोक लेते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी गाढ़ा है अभी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला लूँगा। यहाँ पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला रहा हूँ। ये अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने एक दफ़ा। अब ये आप ठंडे केक के ऊपर डालें तो और अच्छा है, और अगर रूम टेम्परेचर के केक के ऊपर भी डालेंगे तो ये स्टे करेगा। अच्छा, ये तो आप बिल्कुल यूज़ कर ठीक है ना। ये करने की यहाँ तक क्रीम नहीं। और मैं देख लेता हूँ उसमें अगर बात आ रही है। इसके बाद बताया आगे आप। अब थोड़ा थोड़ा नाइफ के ऊपर मैं सॉस ले रहा हूँ। शाइन के साथ गनाश इतना अच्छे से स्टे भी नहीं कर पाती है, आपको उसको ठंडा करना पड़ता है, केक को लेकर घूमते रहो। अभी आप देख सकते हैं गनाश वाले जो जी बिल्कुल साइड की ड्रिपिंग भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं केक कितना अच्छा स्टे कर रहा है ये सॉस, और इसके साथ आप जो है चॉकलेट क्रीम भी बना सकते हैं। आप अगर गनाश रेडी करने में टाइम लगता है, कई बार गनाश आपकी स्टे कर रही है, कई बार नहीं कर रही है, तो ये देख सकते हैं आप ठंडा भी नहीं था केक, आप लोगों के सामने था, रूम टेम्परेचर पे था, और मैंने सॉस के अंदर पानी भी मिलाया है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने सॉस को डायरेक्ट यूज़ कर लिया, और ये केक के ऊपर स्टे कर रहा है। आप इसके साथ जो है वो चॉकलेट क्रीम भी तैयार कर सकते हैं। क्रीम को ओवर व्हिप कीजिए, और उसके बाद जितना आपको ये मिलाना है अपने जायके के मुताबिक आप मिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा बिटर भी नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी लोगों को जो है चॉकलेट बिटर अच्छी नहीं लगती, वो बोलते हैं कड़वी है, जबकि चॉकलेट होती ही कड़वी है। अच्छी कड़वी चॉकलेट होगी तो आपको उसकी मिकदार भी कम यूज़ करनी पड़ेगी।
तो हमने इसको फिर भी स्टैंडर्ड पे रखा है। बहुत मीठा भी नहीं लगेगा आपको और बहुत ज़्यादा कड़वा भी नहीं लगेगा, खाने में ये बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ जब आपको क्रीम बनानी है, चॉकलेट क्रीम, तो उसके अंदर आप चाहें तो चॉकलेट भी यूज़ कर सकती हैं, गनाश भी यूज़ कर सकती हैं, और चाहें तो थोड़ा सा कोको पाउडर भी डाल सकती है। 20% ये ले लें क्रीम का, और उसके साथ 1% जो है कोको पाउडर ऐड कर लें। कोको पाउडर आपने इसके अंदर मिलाना है, फिर क्रीम के अंदर डालना है, वरना वो क्रीम में मिलेगा ही नहीं, जगह जगह उसके दाने रह जाएंगे और वो अच्छे तरीके से उसमें मिक्स ही नहीं हो पाएगा। अब मैं केक को रख देता हूँ फ्रिज में, और जो गनाश वाला केक हमने रखा था उसके लिए गनाश रेडी हो गई होगी, उस पर भी काम कर लेते हैं, और मैं क्रीम के फ्लावर भी बनाना सिखा देता हूँ 1-2। अच्छा, ये शारिक है हमारे साथ, ये हमारे असिस्टेंट हैं, और ये जो है क्रीम के कुछ फ्लावर्स बनाना सिखाएंगे, और मैं दूसरे काम की तरफ तैयारी कर लेता हूँ। बेस यही है, इसी के अंदर प्यूरी मिलाएं आप 20%, और उसके अंदर आप जो है फ्लेवरिंग और कलर वगैरह कर सकते हैं। ये केक के ऊपर रुकेगा भी, बाहर रखने पर ड्राई भी होगा, और सबसे अच्छी बात ये प्रिजर्वेटिव भी है। अगर प्यूरीज वगैरह डालेंगी उसको ख़राब होने से रोकेगा, ये खुद ही प्रिजर्वेटिव है। बिल्कुल कर सकते हैं आप। प्यूरी तैयार करेंगे, उसके बाद ओवर विप करेंगे क्रीम को, उसके अंदर प्यूरी डाल देंगे, ठीक है। क्रीम को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। अभी बताया सिंपल R18 ही लिया है। फ्रॉस्टिंग के लिए बताइएगा कि कहीं गनाश अगर ना लगाना हो। फॉन्डेंट की फ्रॉस्टिंग के लिए ही मैं आपको ये बता रहा हूँ रेसिपी। अगर आप विप क्रीम को लाइक करते हैं, आपको अच्छा लगता है इसका टेस्ट, तो उसके साथ आप इक्वल क्वांटिटी में तीनों चीज़ों को लेते हुए फॉन्डेंट केक्स भी बना सकते हैं जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रीम को विप करेंगे जितना केक के लिए विप करते हैं, और दूसरी तरफ आप एक ग्लेज तैयार करेंगे जिसमें चॉकलेट और ऑयल होगा, ठीक है। चॉकलेट को मेल्ट करा, ऑयल में मिक्स कर लिया, और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा गर्म करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि चॉकलेट भी ऑयल बेस होती है। ऑयल बहुत अच्छे तरीके से उसमें मिक्स हो जाएगा आसानी के साथ। वहाँ इक्वल होगी तीनों चीज़ें। जहां आपको लगेगा कि आपकी क्रीम फटने लगी है या ज़्यादा और स्टिफ हो रही है, तो वहां आप ऑयल उसके अंदर ऐड करेंगे। ऑयल आप कोई भी अच्छी कंपनी का लीजिएगा, ऑर्डरलेस ऑयल ले लें, कॉर्न ऑयल वगैरह, तो वो तो सबसे अच्छा है। वरना आप कोई भी अच्छी कंपनी का ऑयल लें जो कि स्मेल वगैरह जो है उसमें ना दे, तो बेहतर रहेगा। ये फॉन्डेंट केक्स के लिए भी क्रीम बहुत अच्छी रहती है, और ये ग्यूटी केक वगैरह इस तरह के केक्स के अंदर, ग्यूट केक्स और जो बेंटो केक्स होते हैं उसमें बड़ी अच्छी अच्छी डेकोरेशन होती हैं। बटरफ्लाइज़ के लिए वो एक वेब्स केक बनता है, तो इस तरह के केक्स के लिए बड़ी अच्छी रहती है ये। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ठंडा करें, उसके बाद केक को कवर करें फॉन्डेंट से, उसके बाद उठाकर उसको फ्रिज में रख दें। क्योंकि फॉन्डेंट केक हमारे लोग ये समझते हैं कि उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना चाहिए, तो रूम टेम्परेचर पे नहीं छोड़ते, आपको उसको बॉक्स पैक करके रेफ्रिजरेटर में रखना है। अगर आपने डायरेक्ट रख दिया, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और वो केक आपका नरम होगा। वो कब होता है? जब आपकी फ्रॉस्टिंग ठीक ना हो। फ्रॉस्टिंग खुद ही जब वो पानी है उसके अंदर और वो जो है सही तरीके से टाइट ही नहीं हो रही, फ्रिज में रख के हार्ड ही नहीं हो रही, और उस पर आपने फॉन्डेंट डाल दिया है, तो फिर उसने ख़राब होना है। मैं विप क्रीम के ऊपर काम करता हूँ और बड़े भारी भारी केक भी बनाता हूँ, वजनी केक, और फिर भी उसको कुछ नहीं होता। 2-2, 3 दिन, 5-5 दिन तक मैंने रेफ्रिजरेटर में रख कर देखे हैं, बॉक्स के साथ भी, बिना बॉक्स के भी। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आपके पास फ्रॉस्टिंग ठीक ना हो। फ्रॉस्टिंग ठीक होगी, स्पंज आप ये भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बेसिक स्पंज होता है, इसके साथ भी बड़ा अच्छा काम हो जाता है। और अगर कूलिंग कम कर दें तो बहुत अच्छा है, रेफ्रिजरेटर की कम कूलिंग वाले शेल्फ में रख दें। फॉन्डेंट के लिए स्पंज तो कोई भी चल जाएगा। अगर आप अभी बिगनर हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप बटर से बना हुआ कोई भी केक, जैसे टी केक वगैरह हम बनाते हैं, या फिर जो है वो मोइस्ट केक जिसमें पानी यूज़ होता है और उसके अंदर एग्स को, अलास्का केक, बिल्कुल। ये असल में मेथड्स होते हैं। एक होता है फॉर्मिंग मेथड जिसके साथ हम ये इस तरह के केक बनाते हैं, अंडों को फेंटने वाले केक जो होते हैं, फॉर्मिंग मेथड और विपिंग मेथड होता है। वो फॉर्मिंग मेथड के अंदर एग वाइट को अलग किया जाता है। अक्सर आप लोगों का ये बड़ी एक अच्छी चीज़ मुझे याद आ गई, एग वाइट को अलग करके जो विप करते हैं वो फॉर्मिंग मेथड होता है। इसमें आपको केक का टेक्सचर, वॉल्यूम अलग मिलता है। इसके अलावा एक होता है क्रीमिंग मेथड। क्रीमिंग मेथड के ऊपर आपके बनते हैं टी केक, ठीक है। उसमें आप जो है बटर और शुगर के साथ क्रीमिंग करते हैं और बाद में बिल्कुल भारी होता है। एक होता है 2 स्टेज केक मेकिंग मेथड, जिसके अंदर हम इस तरह के केक बनाते हैं, जैसे कि ब्राउनी केक हो गया, अलास्का केक हो गया। इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं और आपस में मिला दिए जाते हैं। इसमें कोई फॉर्म नहीं बनाते हम।
इसमें हम जो है बेकिंग पाउडर के साथ काम कर रहे होते हैं, बेकिंग सोडा के साथ, जो भी लेवनिंग एजेंट्स होते हैं हमारे साथ, उसके साथ हम यहाँ पर जो है वो फॉर्मिंग कर रहे होते हैं। शिफन केक के लिए अलग मेथड होता है, मतलब ये कई सारे मेथड्स हैं। इसके साथ जो भी केक आएगा, तो खैर अलास्का तो एक स्पंज, वो अपनी एक रेसिपी का नाम है ना। अगर आप मेथड की बात करते हैं तो 2 स्टेज केक मेकिंग मेथड से वो केक बनाया गया, और चॉकलेट मूइस केक कह सकते हैं उसको आप। इसके अलावा कोई सवाल हो किसी भी किस्म का तो आप पूछ सकते हैं। बेस्ट फॉन्डेंट कौन सा होता है? क्योंकि मैं विजियन का यूज़ करती हूँ तो वो मुझे अच्छा लगता है। अभी मेरे पास विजियन का आ गया था तो उसका रिजल्ट बिल्कुल। अब देखिए, ये जितने भी फॉन्डेंट्स हमारे पास हैं, तुर्की कंपनी से, तुर्की की कई कंपनीज हैं, उसके अलावा फिर यूएसए वगैरह, तो वो बाहर की कंपनीज के फॉन्डेंट हैं, और वहाँ का जो वेदर है वो उसके हिसाब से उन्होंने बनाया है। ठीक हो गया, वो एक्सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन ये कि वो उसके लिए सूटेबल है कि वही टेम्परेचर हो। वहाँ लिखा भी गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपने उसको स्टोर भी करना है, और यूज़ करने का टेम्परेचर भी वही होगा जो कि स्टोरेज का है। हमारे यहाँ टेम्परेचर शुरू ही 28-30 से होता है, तो ये एक बड़ा मसला है। अभी हमने जो मिल्की फूड का अपना फॉन्डेंट बनाया है, आप देख सकते हैं गर्मी है और उसके बाद भी फॉन्डेंट आपके सामने क्या ये नरम हो रहा है। आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं, अपने जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप उतना कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं। अगर करेक्टर का काम कर रहे हैं तो आप CMC गम मिला सकते हैं। बारिशों में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको बेहतर है कि आप AC वाले रूम में काम करें। AC वाला रूम नहीं है तो जितने कॉर्नफ्लोर की नीड होगी आप उतना मिलाएंगे। ठीक हो गया। कॉर्नफ्लोर को इस तरह से खाना कोई हार्मफुल नहीं है वो, ठीक है, वो आप बिल्कुल कच्चा भी ईट कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसके लिए। कलर्स वगैरह का भी ज़्यादा ही क्रीम में जैसे कलर्स यूज़ करना है ना, तो जैसे बाय भी करना चाहें तो ये लोग फिर इस चीज़ को इजीली समझ सकते हैं। ठीक हो गया। अब क्रीम के अंदर में कलर बनाना है तो हम कौन सा कलर बनाएं? रेड कलर बनाएं। रेड में मुश्किल होती है। ठीक हो गया। अभी हम बनाते हैं और इसी क्रीम पे बनाते हैं जो रूम टेम्परेचर पे हमने अभी तक रखी हुई है। जेड ब्लैक देखें, जेड ब्लैक के लिए जो है ना, वाइट क्रीम को आपको बिल्कुल ब्लैक करना है, ये वाइट बेस पे बनी हुई है। इसी तरीके से रेड भी ठीक नहीं आ पाता, जब वाइट के अंदर आप रेड डालेंगे वो पिंक हो जाएगा। यही होता है क्रीम के साथ भी। अब जब आप इसको ब्लैक बनाना चाहते हैं तो क्रीम के अंदर ब्लैक बनाना, ये बहुत ज़्यादा कलर ले लेगा, और इसके लिए बेहतर तो यही है कि आप एयर ब्रश मशीन यूज़ करें। ठीक है, अपर साइड पे कलर स्प्रे हो जाएगा और अंदर जो है क्रीम आपकी वाइट रहेगी। खाने वाले को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना खाने वाले का पूरा मुंह जो है वो कलर में आ जाएगा जी, तो वो स्टैंड पड़ जाते हैं हाथों पर और मुंह पर। तो आपको जब भी काले कलर का काम करना है ना, तो आपको चाहिए गनाश। आप गनाश के साथ ही काम करें। गनाश में आपने थोड़ा सा ब्लैक कलर मिलाना और वो ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि उसकी बेस क्या है, ब्राउन है। ठीक हो गया। तो हम इसके अंदर ब्लैक कलर तो नहीं बनाएंगे, वैसे मैं बनाना सिखा चुका हूँ, लेकिन तरीका ठीक नहीं है और वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, तो इसलिए हम वो सिखाते भी नहीं हैं। करके दिखा देते हैं, किसी की मर्जी है तो करे, नहीं है तो ना करे, क्योंकि इसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कलर यूज़ हो जाता है और वो हमारे लिए भी हार्मफुल है। इतना ज़्यादा कलर में हीट नहीं करना चाहिए। क्रीम के अंदर आपको वाटर बेस्ड कलर यूज़ करने चाहिए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा रिच कलर चाहिए तो फिर आप जेल कलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वाटर बेस्ड कलर जब आप डालते हो क्रीम थोड़ी सी नरम हो जाती है वाटर बेस्ड कलर की वजह से, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, लिक्विड है। जेल कलर की कंसिस्टेंसी क्या है, जेल है। तो फिर हम ऐसा करते हैं, हम कलर्स बनाते हैं, उसके बाद फिर माइंड अप कर लेते हैं। और चीज़ों का इस्तेमाल तो आपको पता ही है, जैसे कि न्यूट्रल ग्लेज का मैंने बताया था, उसकी रेसिपी आप लोगों को बताया था, घर जाके ट्राई कर लीजिएगा, और वीडियोस भी हमारी मौजूद हैं उसके लिए। गनाश आपके पास रेडी होगी, हल्की सी नीम गर्म गनाश होगी, यानी कि आपके हाथ पे जो है ना वो आप उसको बर्दाश्त कर सकें इतना हो। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो केक को ही मेल्ट कर देगी आपके। ठीक है, और केक अच्छा ठंडा होना चाहिए। अच्छा ठंडे का मतलब ये कि आप केक को फ्रिज में रख दें 1-2 घंटे के लिए, फ्रीज़र में रख दें तो आप 10-15 मिनट के बाद भी यूज़ में ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो है केक के ऊपर गनाश को डालना है, और इससे पहले आपको तैयारी रखनी है। न्यूट्रल ग्लेज 80 ग्राम, 20 ग्राम इसके अंदर वाटर जाएगा, नॉर्मल वाटर, टैप वाटर ले लें, 20 ग्राम पानी, 80 ग्राम न्यूट्रल ग्लेज। इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे तो ये हवा उठा लेगा। ठीक है, एयर बबल बन जाएंगे इसके अंदर। फिर इसकी बेस को चेंज करने के लिए हम इसके अंदर डालते हैं वाइट फूड कलर। अगर आप वाइट गनाश के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो वाइट फूड कलर की नीड नहीं है, फिर आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। ठीक है, वाइट फूड कलर डालेंगे तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, वरना ट्रांसपेरेंट रहेगा ये। और फिर उसके बाद अपनी मर्जी के मुताबिक 2 या 3 कोई भी लिक्विड कलर उसमें डालकर अलग अलग पोर्शन उसके 2-3 बना लें। नाइफ के ऊपर उसका एक ड्रॉप डालें। ठीक है, एक स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा डाल दें, और जैसे आपने गनाश डाली उसके बाद इस नाइफ को उसके ऊपर से स्लाइड करवा दें बस। जैसे जैसे गनाश नीचे जाएगी इसके ऊपर इफेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। अब इफेक्ट बनने की भी एक साइंस है। अब हमारे पास टाइम कम है, वरना मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताता, और अभी मैं आप लोगों को सिर्फ कलर बनाना सिखा देता हूँ। ठीक हो गया। न्यूट्रल ग्लेज में पानी, वाइट फूड कलर अपनी मर्जी के मुताबिक जितना आपको चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाए और नज़र आए वो डार्क चॉकलेट के ऊपर। वरना डार्क चॉकलेट के ऊपर आपने ट्रांसपेरेंसी उसकी ख़त्म नहीं की तो नज़र ही नहीं आएंगे कलर्स। क्रीम के ऊपर कैसे होगा? इसकी साइंस है ना। साइंस क्या है कि जब आप गनाश यूज़ कर रहे हैं, गनाश के अंदर फैट मौजूद है, उस फैट के साथ जब आपने न्यूट्रल ग्लेज के अंदर पानी डाला है, फैट और वाटर आपस में मिलते नहीं है, आप मिलाएंगे, छोड़ देंगे, दोबारा सेपरेट हो जाएगा। इसको मिलाने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, खैर वो एक अलग तरीका है और अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, गनाश के ऊपर जो तेल है
गनाश के अंदर जो ऑयल मौजूद है, कोको बटर सब्स्टिट्यूट जो कि चॉकलेट में मौजूद था, क्रीम में मौजूद था, उसके ऊपर स्लाइड करता हुआ जो हमने पानी और न्यूट्रल ग्लेस को मिलाया था वो अपना सेपरेट होता गया। वो जो सेपरेट हुआ तो उसकी वजह से वो जो इफेक्ट बनाए वो हमें देखने में अच्छा लगता है और गुड लुकिंग हो जाता है और वो उसको लेपर्ड इफेक्ट कहा जाता है। बस ये है, सिंपल था। अभी मैं लिक्विड कलर यूज़ कर रहा हूँ, आप जेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लिक्विड कलर से बनाऊँगा, थोड़ा सा ब्राउन कलर भी डालूँगा मैं जी, ताकि क्रीम की बेस थोड़ी सी चेंज कर दूँ। नहीं, मरून तक तो तब जाएगा जब मैं बहुत ज़्यादा इसमें ब्राउन डाल दूँगा। सिर्फ 2 ड्रॉप डालें ना। और ये जब आप काम करके रखेंगे ना तो थोड़े टाइम के बाद ये मज़ीद डार्क हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जिस तरह का रेड अभी आपको लग रहा है, थोड़ा सा लाइट रेड लग रहा होगा। ये अगर मैं इससे फ्लावर बनाकर छोड़ देता हूँ ना, फ्रिज में भी रख देता हूँ, जैसे जैसे इसके ऊपर साइड से जो मॉइस्चर क्रीम के अंदर है वो ड्राई होगा, एवापोरेट होगा, तो अंदर जो कलर डाई होगी वो मज़ीद खिलकर सामने आएगी और ये रेड बहुत ज़्यादा डार्क हमें रेड नज़र आएगा। ठीक है, अभी भी मैं इसके अंदर कलर मज़ीद मिला सकता हूँ। अगर कोई फील करना चाहे तो आगे फील कर सकता है कि क्रीम नरम हुई या नहीं हुई। क्रीम नरम बिल्कुल भी नहीं हुई है और इसके अंदर अभी मज़ीद रेड डालने की गुंजाइश है। टेस्ट में फ़र्क आएगा जब आप ज़्यादा कलर डालेंगे, आएगा। इसीलिए तो बोलते हैं एयर ब्रश यूज़ करें। अभी इसके ऊपर भी काम चल रहा है, ऑर्डर लेस फूड कलर्स के ऊपर। वो पड़ते बहुत महंगे हैं, इतने महंगे हैं वो कि उसके ऊपर फिर बजट आउट हो जाएगा बेकरीज वालों का भी, फिर किस तरह से हो पाएगा। इसीलिए अभी तक किसी भी कंपनी ने लॉन्च नहीं करे। जेल कलर हैं तो बेस्ट, लेकिन डाई दोनों की एक ही है, वो भी कड़वे हैं ये भी कड़वे हैं खाने में। मगर वो कम में डलते हैं इसके मुकाबले में। उसमें डाई ज़्यादा है ना, वो थोड़ा सा कम डलेगा, है भी तो महंगा। वो 450 रुपये की बोतल है, ये 120 रुपये की बोतल है। फ़र्क तो देखें ना आप। असल चीज़ होती है जेल कलर का अपना एक इस्तेमाल है। ऐसा थोड़ी है कि हम उसको जेल कलर बनाएं पेंटिंग के लिए या सेंसिटिव रेसिपीज़ के लिए, जिस रेसिपी के अंदर ऑयल मौजूद नहीं है। अगर ये क्रीम बच गई कलर की तो कितने दिन लग सकते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखें 2 दिन 3 दिन। जब यूज़ करना होगा तो उसको विप करना पड़ेगा। अगर इतनी सी क्रीम को आपने फ्रिज में रखा है तो वो फिर फजूल है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप बच्चों को पेस्ट्री बना कर दे दें। ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो ज़रूर रखें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम बताइए और इंट्रो दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस फ़हद हूँ और मैं काफ़ी टाइम से बेकिंग वगैरह कर रही हूँ और अभी जो है मेरा जो है ज़्यादा ही वो हो गया है कि आई हैव टू डू मोर वर्क इन बेकिंग। और इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन बेक हाउस। माशाल्लाह द वर्कशॉप वाज एक्सीलेंट, द शेफ and the demos were excellent. और फ्रॉस्टिंग वर्क और फॉन्डेंट वर्क हमारा सर रशीद और सर शेफ उनैद जो हैं, ये कैसा सब कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही एक्सपीरियंस शेफ थे माशाल्लाह से। उन्होंने इंडिविजुअली हमें एक्सपीरियंस कराया है, वट एवर द मिस्टेक्स वी वर डूइंग बिफोर, कुछ भी था तो उन्होंने हमें करेक्ट कराया, फॉन्डेंट फ्लावर सिखाए और इट वाज वेरी यूज़फुल, बहुत इन्फॉर्मेटिव। ओके, मिल्कीज़ फूड के जो हमने प्रोडक्शन हाउस का आपको विजिट करवाया वो कैसा लगा, हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताइए। जब आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो सपोज ओके ठीक है वी आर यूजिंग, बट जब आप उसका प्रोडक्शन हाउस देखो, वेयर हाउस देखो और इतनी क्लीननेस एंड द वर्कर वेरी सेटिस्फाई तभी होते हैं, very highly satisfied with the production, with the cleanliness and with the मतलब ऑलवेज मैं ऑलरेडी यूज़ करती हूँ मिल्कीज़ का और whipping cream भी ऑफ कोर्स इनकी ही इस्तेमाल होती है, लेकिन आज जो भी मीन्स आपको और उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, वी हैव लर्न दिस। बेक हाउस स्टोर कैसा लगा हमारा? बहुत आई एम मुझे ऐसा लग रहा है जितने मैं पैसे लेकर आई हूँ इट वॉन्ट बी इनफ और मुझे जो है वो नेक्स्ट टाइम दोबारा विजिट करना पड़ेगा। और जो मेरे माइंड में था दैट आई हैव टू बाय दिस स्टेंसिल कटर्स, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या ख़रीदूँ और मैं क्या छोड़ूँ। ऑल द वैराइटीज़ इज़ हियर और द वैराइटी इज़ टू गुड। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस सबा काज़मी हूँ, ठीक है, और मैं हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करती थी यहाँ बेक हाउस की। यहाँ मेरा ख्वाब था कि मैं बेक हाउस आऊँ और ये मैम हीरा को रिगार्ड जाता है कि उन्होंने हमें यहाँ का विज़िट करा। यहाँ का विज़िट करा, माशाल्लाह, तो आपका ये ख्वाब पूरा हुआ, आपने आज बेक हाउस विज़िट किया। चले, मिल्कीज़ फूड का प्रोडक्शन हाउस हमने विज़िट करवाया, कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे व्यूअर्स को बताइए। चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी और बिल्कुल नीट, जैसे एक होता है ना कि बस सामने कुछ पीछे कुछ, तो हर चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी और बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ की जो अच्छी लगी कि हम जितने सवाल कर रहे थे जो शेफ्स थे उनसे, तो वो बिल्कुल नॉर्मल इजीली हमें हर चीज़ बता रहे थे, ये नहीं कि माइंड कर रहे हैं। जी, मैं शेफ़ सोनिया। तो आपको मिल्कीज़ फूड का प्रोडक्शन हाउस और बेक स्टोर हमारा कैसा लगा है? आप थोड़ी सी व्यूअर्स को हमारी
रिव्यूज़ बहुत दीजिए। अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त। मैंने कभी सुना भी नहीं था, जो सच्ची बात है। बेक हाउस का मैंने नहीं सुना था, लेकिन यहाँ आकर मुझे इतना अच्छा लगा। नीटनेस बहुत ज़्यादा है, क्लीन बहुत है। यानी कि मैं जिससे सुनती थी कि ना पता नहीं क्या कैसा होगा, गंदगी करते हैं क्या कर, लेकिन बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। आप लोग भी आएँ यहाँ पे विज़िट करें, बहुत अच्छा रहा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया। सो हमारे शेफ़ रशीद ने और शेफ़ उनैद ने जो क्लासेस दी फॉन्डेंट के हवाले से, फ्रॉस्टिंग के हवाले से, वो बताइए। जी, वो उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया। वैसे मुझे केक जो है ना, मैं बेकिंग का मुझे कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मैं आई थी यहाँ, लेकिन आने के बाद मेरा शौक़ और ज़ौक़ दोनों बढ़ चुका है। चले माशाल्लाह, तो नेक्स्ट टाइम फिर विजिट कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम, छोटा सा अपना इंटरव्यू दीजिए हमारे व्यूअर्स को। जी, आई एम शेफ़ हिरा जाफरी, ऑनर ऑफ फूड पैराडाइज, एंड आई एम अ मेंबर ऑफ कराची शेफ़ एसोसिएशन, एंड ऑल्सो आई एम अ culinary पेस्ट्री शेफ़ इंस्ट्रक्टर इन वर्ल्ड फाउंडेशन। और आज मेरा यहाँ पे मेरी स्टूडेंट्स के साथ विजिट था, मेरे ब्रांड के उससे आए थे फूड पैराडाइज़ की तरफ से। काफ़ी माशाल्लाह से 70 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी, जिन्होंने अपनी जो है इनरोलमेंट कराई और फिर वो वर्कशॉप यहाँ पे अटेंड करने आए। फ्री वर्कशॉप थी माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी शेफ़ उनैद। जी, शेफ़ उनैद और शेफ़ रशीद से आपने क्या सीखा, आपके स्टूडेंट्स ने क्या सीखा, ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छी वर्कशॉप दी, क्रीम वर्क की वर्कशॉप दी और फिर फॉन्डेंट से रिलेटेड वर्कशॉप दी। स्टूडेंट्स ने खुद इवन हैंड्स ऑन किया यहाँ पे, और माशाल्लाह से स्टूडेंट्स बहुत खुश हुई। तो मेरे लिए वही बहुत काफ़ी था कि उन्होंने बहुत अच्छा वर्कशॉप दिया। थैंक यू। अच्छा, जो हमने मिल्कीज़ फूड की प्रोडक्शन हाउस दिखाया आपको, क्रीम के हवाले से, चॉकलेट्स के हवाले से, चोको चिप्स के हवाले, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? वो भी बहुत अच्छा था, मतलब कि मैं देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई कि माशाल्लाह से इतनी क्लीनिंग थी और इतना अच्छा पूरा हमें सैनिटाइज़ करके मास्क पहना के सबको फिर लेके गए, और वहाँ पे सब इतनी मेहनत से वाकई में कर रहे थे कि आप लोग यकीन जाने इतनी आसानी से विप आप लोग को नहीं मिलती। बहुत यहाँ पे सब जो है जितने भी वर्कर्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, और माशाल्लाह से हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। और मैं ख़ुद पर्सनली भी जो है विप है, चॉकलेट्स हैं, यहाँ की एसेसरीज़ हैं, मैं बहुत प्रेफर करती हूँ कि बेक हाउस आएँ और यहाँ पे विज़िट करें। आपको बेशुमार जो है ना आपको वैरायटीज़ मिलेंगी रिलेटेड टू बेकिंग, और उसके अलावा भी अब इन्होंने इतनी रख दी हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन की भी जो चीज़ें होती हैं ना, वो भी आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे वैरायटीज़ हैं। Some words about Bake House store. बेक हाउस स्टोर के लिए तो वर्ड्स हैं ही नहीं क्योंकि बेक हाउस स्टोर जो है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में नंबर 1 स्टोर है जहाँ पे इतनी आपको वैरायटीज़ हैं, और चॉकलेट इनकी, क्रीम इनकी बेस्ट क्वालिटी है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ, और मेरे कहने पे आप लोग ज़रूर आएँ। और मेरा पेज है फूड पैराडाइज़, उस पर आप देख सकते हैं मैं बेकिंग की जो क्लासेस देती हूँ उनमें मैं यूज़ ही विप करती हूँ, और जो है इंशाल्लाह आप लोग जो है इसको यूज़ करें और अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।